हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 6 उपन्यास के अंतर्गत देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस उपन्यास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। देवरानी जेठानी की कहानी एक उपन्यास है जिसके लेखक पंडित गौरीदत्त हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लिथो प्रेस छापा खान AGI में प्रकाशित हुआ और इसकी 500 प्रतियां प्रकाशित की गई थी और मूल्य केवल 12 आने था। छोटे आकार के इस उपन्यास में कुल 35 पृष्ठ है। इसकी प्रति अभी भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। पंडित गौरीदत्त का जन्म पंजाब के लुधियाना में सन 1836 में हुआ था एवं निधन 1906 ईस्वी में हुआ था। पंडित गौरीदत्त शुक्ल ने मेरठ में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किया। नागरी लिपि परिषद ने उनके सम्मान में गौरीदत्त नागरी सेवी सम्मान की शुरुआत की। दत्त जी देवनागरी लिपि के प्रचारक रहे। इन्होंने साहित्य जगत में उल्लेखनीय कार्य किए एवं 1892 ईस्वी में देवनागरी प्रचारक नामक पत्र का संपादन एवं प्रकाशन किया। गौरीदत्त जी का चर्चित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी एक सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास को सरकार द्वारा प्रोत्साहन भी दिया गया। संयुक्त प्रांत के अंग्रेज जन शिक्षा निदेशक N. केम्सन की आज्ञा से इसका प्रकाशन हुआ और सरकार ने न केवल इसकी 200 प्रतियां खरीद ली वरन लेखक को 100 रुपये का पुरस्कार भी दिया। हिंदी के प्रथम उपन्यास को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। वहीं विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फिल्लौरी के भाग्यवती और गोपाल राय ने पंडित गौरीदत्त के देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। गोपाल राय ने लिखा है कि देवरानी जेठानी की कहानी में यथार्थवादी आग्रह पहली बार दिखाई देता है, जो उपन्यास की पहचान है। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है, जिसके लेखक पंडित गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और ज़रूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों ज़रूरी है। ये देखते हैं इस उपन्यास के पात्र को। सर्वसुख उपन्यास का नायक है, जो मेरठ का रहने वाला अग्रवाल बनिया है। सर्वसुख उपन्यास का मुख्य पात्र है। पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी जो कि दिल्ली में विवाहित है। सुखदेई यह सर्वसुख की छोटी बेटी है। दौलतराम सर्वसुख का बड़ा बेटा है। छोटे लाल सर्वसुख का छोटा बेटा है। ज्ञानो बड़ी बहू अर्थात जेठानी जो दौलतराम की पत्नी है, यह लालची स्वभाव की है, जिसके कारण अपने पति दौलतराम और सास को छोटी बहू के खिलाफ भड़काकर घर का बंटवारा करवा देती है। छोटी बहू अर्थात देवरानी जो छोटे लाल की पत्नी है, यह ज्ञानो अर्थात अपनी जेठानी की तरह लालची नहीं है। कन्हैया दौलतराम का पुत्र, नन्हे छोटे लाल का बड़ा बेटा। मोहन छोटे लाल का छोटा बेटा। शिवदयाल सुखदेई का बेटा। वंशीधर कबाड़ी इनके यहाँ सुखदेई का विवाह हुआ था। ज्ञानचंद सुखदेई का भांजा। डूंगर ज्ञानो का पिता जो एक गरीब बनिया है। तहसीलदार आनंदी का पिता। रामप्रसाद आनंदी का बड़ा भाई। गंगाराम आनंदी का छोटा भाई। भगवान देई आनंदी की छोटी बहन। दिल्ला पांडे पुरोहित मिश्रानी दिल्ला पांडे की पत्नी। मुंशी टिकट नारायण शहरी अमीर। हर सहाय काबली शहरी अमीर। अन्य पात्र में हैं लाल दीन दयाल, कृपी बाल विधवा, झल्ला मल, लाला बुलाकी दास, मदरसे में नौकर। आइए देखते हैं इस उपन्यास के सारांश को। उपन्यास एक
अग्रवाल बनिया परिवार को प्रस्तुत करता हुआ आगे बढ़ता है। सर्वसुख बनिया, जो कि परिवार का मुखिया है, यह परिवार मेरठ का सुखी, संपन्न एवं समृद्ध परिवार है। सर्वसुख के 2 बेटे, बड़ा बेटा दौलत राम तथा छोटा बेटा छोटे लाल है। इसके माता पिता की मृत्यु हैजे की वजह से हो गई थी, इसलिए इनका पालन पोषण चाचा ने किया। सर्वसुख पहले गलियों में घूम घूम कर फेरी लगाते थे, लेकिन बाद में परचून की दुकान खोल ली, जो चल निकली। सर्वसुख की 2 बेटियां, बड़ी का नाम पार्वती, जो कि दिल्ली विवाहित है, और छोटी बेटी सुखदेई है। बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी ज्ञानी एक अनपढ़, लालची एवं स्वार्थी स्त्री है, जो कि मोहल्ले में अपनी देवरानी और सास की आलोचना करती रहती है। जबकि छोटे लाल की पत्नी आनंदी अत्यंत संस्कारी, पढ़ी लिखी एवं समझदार है। वह घर की चिट्ठी लिखने तथा पढ़ने का कार्य भी करती है। बाल विवाह का प्रचलन होने के बावजूद भी छोटे लाल और उसकी पत्नी आनंदी अपने पुत्रों का बाल विवाह नहीं करवाया। उपन्यास परिवार की समस्याओं को प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ता है। दौलत राम को 1 बेटी एवं 1 बेटा है, जबकि छोटे लाल के 2 बेटे हैं, नन्हे एवं मोहन। दौलत राम की पत्नी अत्यंत जुझारू एवं लालची प्रवृत्ति की है। वह अपने देवरानी एवं सास के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती है। उपन्यास के अंत में परिवार की समस्या के चलते सर्वसुख के परिवार का विखंडन हो जाता है, जहां दौलत राम अपनी बहू को लेकर अलग हो जाता है। उपन्यास के अंत में स्वार्थ की स्थिति को दर्शाया गया है, जहां संपत्ति का बंटवारा होता है। दौलत राम के हिस्से में दुकान तथा छोटे लाल के हिस्से में हवेली आती है, परंतु संतुष्टि न होने पर हवेली का आधा हिस्सा भी दौलत राम ले लेता है। हवेली से जाते समय बड़ी बहू हवेली की 2 खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी अपने साथ लेती जाती है। गोपाल राय ने हिंदी उपन्यास का इतिहास में लिखा है कि देवरानी जेठानी की कहानी की रचना उपन्यास के रूप में नहीं, बल्कि बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्य पुस्तक के रूप में हुई थी। उनके अनुसार इस उपन्यास का मकसद स्त्री शिक्षा का विकास और आदर्श स्त्री चरित्र को प्रस्तुत करना था। इसी परंपरा में वामा शिक्षक और भाग्यवती पुस्तकें भी लिखी गई थी। स्त्री उद्धार भारतीय नवजागरण का प्रमुख मुद्दा था, जिसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति इन कथा पुस्तकों में हुई। परंतु यह केवल स्त्री शिक्षा की कहानी भर नहीं है, बल्कि इसमें मध्यवर्गीय बनिया समाज का यथार्थपूर्ण चित्र भी है। बाल विवाह, विधवा विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता की वृत्ति, परिवारों में अलग्योजा की समस्या, वृद्धों का बहुओं द्वारा रखा जाना आदि समस्याएं नारी शिक्षा की समस्या के साथ अंकन किया गया है। इस उपन्यास में जो पात्र और स्थान आए हैं, वे भी वास्तविक व्यक्ति और वास्तविक भौगोलिक स्थिति हैं। इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पहली बार परंपरा से हटकर कथा कहने का प्रयास किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किसी राजा, सेठ, सामंत की कथा न कहकर साधारण मध्यवर्गीय वैश्य परिवार की देवरानी जेठानी अर्थात सुखदेई और ज्ञानों की कहानी कही गई है। गोपाल राय के अनुसार देवरानी जेठानी की कहानी की रचना के पीछे नवजागरण की प्रेरणा और देशोन्नति का भाव प्रमुख था, जिसकी वजह से समाज में फैली अनेक कुरीतियों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आ रहा था, जिसका चित्रण इस उपन्यास में भी हुआ। बाल विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और कुरीतियों को लेकर थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा था, जिसका अंकन देवरानी जेठानी की कहानी में हुआ। स्त्री के बेहतर रूप की जो कल्पना की, वह उस समय को देखते हुए बहुत प्रगतिशील थी। कथाकार ने देवरानी जेठानी के चरित्र द्वारा तत्कालीन स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास, कलह, अज्ञान आदि का विश्वसनीय अंकन किया है। इसका चरित्र वास्तविक और विश्वसनीय इसलिए है क्योंकि इसमें उस समय के भारतीय स्त्रियों की झलक दिखती है। इस उपन्यास में चरित्र चित्रण बिंब के रूप में न होकर वर्णन के रूप में हुआ है। कहना न होगा कि इस उपन्यास के केंद्र में स्त्री की सामाजिक पारिवारिक स्थिति है। उपन्यास की भाषा जनभाषा एवं शैली किस्सा गोई है। इसमें मुहावरे, लोकोक्ति एवं लोक भाषा का प्रचुर मात्रा में उपयोग मिलता है। देवरानी जेठानी की कहानी की भाषा का जनभाषा में
भाषा से सहज जुड़ाव, किस्सा गोई का अनूठा संस्कार, लोक भाषा के अर्थ गर्भित शब्दों का सचेत प्रयोग, बोलचाल या कहें बोली बानी का टटका रंग और उसमें मुहावरेदारनी और लोकोक्तियों का जड़ाव, ये सब विशेषताएं उपन्यास के कथा मिजाज की भाषा का सृजन करती है। जैसे जब सायंकाल को सारे दिन का हारा थका घर आता, नून तेल का छींकना ले बैठती, कभी कहती मुझे गहना बना दे, रोती झिंकती, लड़ती भिड़ती, उसे रोटी ना करके देती, कहती कि फलाने की बहू को देख गहने में लद रही है, उसका मालिक नित नई चीज लावे है, मेरे तो इस घर में आके भाग फूट गए। लेखक ने भूमिका में लिखा है कि मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है जो कहानी की विषय वस्तु और भाषा दोनों में दिखाई देती है। उपन्यासकार के शब्दों में इस पुस्तक में स्त्रियों की ही बोलचाल और वही शब्द जहाँ जैसा आशय है लिखे हैं, और यह वह बोली है जो इस जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के वाले बोलते चलते हैं, अर्थात मेरठ जिले की खड़ी बोली जो वहाँ के मध्यवर्गीय बनिया परिवार में बोली जाती है का प्रयोग हुआ है। संस्कृत और पुस्तकीय शब्दों से लेखक ने परहेज किया है, क्योंकि उसे न कोई चित्त से पढ़ता है और ना सुनता है। यह उपन्यास अपने कथ्य में गहरी सामाजिक संपृक्ति और यथार्थ के खाँटी रूप को प्रस्तुत करने में बेजोड़ है ही, भाषा शैली और शिल्प की दृष्टि से भी अपने समय में बहुत आगे की रचना है। देवरानी जेठानी की कहानी में अंग्रेजी पढ़ने की वकालत की गई है, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने से सरकारी नौकरियां मिलती थी। फिर भी नागरी या हिंदी पढ़ने पर लेखक का अधिक जोर है। हालांकि यह उपन्यास शिल्प के लिहाज से निराश करता है, औपन्यासिक शिल्प की विशेषताओं का इसमें अभाव है। निष्कर्ष रूप में उपन्यास अपनी जनभाषा में एक पारिवारिक स्थिति का यथार्थ चित्रण करता है। इस दृष्टि से दत्त जी का यह उपन्यास आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। तो आइए देखते हैं इस उपन्यास के महत्वपूर्ण पंक्तियों को। पंडित गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में कविता भी लिखा है। दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेबे वहीं, दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपावे बूढ़ों को भले प्रीति से। अगली पंक्ति। सुखदई की माँ का कथन, तुम दौलत राम की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता, और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है, आगे लौंडे का भाग है। अगली पंक्ति। ज्ञानों बड़ी बहू का कथन, बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसे करेगी, और यह मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुप चौटी है, मेरा देवर 70 चीज़ें लावे है, दोनों खसम जोड़ू खावे हैं, किसी को एक चीज़ नहीं दिखलाते हैं। अगली पंक्ति। छोटी बहू का कथन, तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठाली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। अगली पंक्ति। सास ने कहा, मैं क्या कहूँ, हमारी वह कहावत है कि अपना मरण जगत की हाँसी। अगली पंक्ति। सर्वसुख का कथन, बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्ठे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया, देखो यह कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर 3-13 कर दिया। अगली पंक्ति। पुरोहित का कथन, यह लड़का बड़ा बुद्धिमान और भाग्य वाला होगा, क्योंकि इसके सीधे दांत हैं, चौड़ा माथा है और हंसमुख है। अगली पंक्ति। ज्ञानों का कथन, भगवान उत्ते बैरी यहाँ भी चैन नहीं देते। अगली पंक्ति। लाला सर्वसुख जी का कथन, मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती जैसे और हमारे बनिए हाथ हवेली गिरवी रख के व दुकान में से 1000-2000 रुपये जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं विवाह में लगाकर बिगड़ जाते हैं। अगली पंक्ति। छोटे लाल का कथन, लाला जी अब तुम बैठ के भगवान का भजन करो और इस जगत की माया मोह को छोड़ो। अगली पंक्ति। लाला सर्वसुख का कथन, हमारी वह कहावत है, दांत घिसे और खुर
घिसे पीठ बोझ ना ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे। अगली पंक्ति, जब कोई बैर बानी बाहर की आती, ना तो बैठने की को पीढ़ा देती और ना उसकी बात पूछती, और जो कुछ कहती भी तो ऐसी बोलती जैसे कोई लड़े हैं। सास से तो रात दिन खटपट रखे थी, और जब कोई देवरानी को इसके सामने सराहती तो कहती, हाँ जी, वह तो अमीर की बेटी है, मैं तो गरीब बनिए की बेटी हूँ। मुँह से कुछ नहीं कहती, पर देवरानी को देख देख कूकी जाती। और जभी से छोटी ननद से भी जलने लगी। बड़ी ननद पार्वती से बड़ा प्यार था, और वह विवाह में बुलाई हुई आई थी, और प्यार होने का कारण यह था कि वह भी लगावा बजावा थी, उधर की उधर, इधर की उधर। अगली पंक्ति, जब बच्चे को दांत निकलते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। जो दूध पीता है डाल देता है, दस्त आया करते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है, बच्चा रोता बहुत है, दूध नहीं पीता, ये ही हालत नन्हे की हुई। अगली पंक्ति, जब सायंकाल को सारे दिन का हारा थका घर आता, नून तेल का छींकना ले बैठती। कभी कहती मुझे गहना बना दे, रोती झींकती, लड़ती भीती उसे रोटी ना करके देती। कहती कि फलाने की बहू को देख, गहने में लद रही है, उसका मालिक नित नई चीज़ें लावे है, मेरे तो तेरे घर में आके भाग फूट गए। वह कहता, अरे भगवान जाने भगवान रोटियों की क्यों कर गुजारा करे है, तुझे गहने पाते की सूझ रही है। दौलत राम और ज्ञानों के बीच वार्तालाप।